नमस्ते जी, नमस्ते। सो वेलकम टू येट अनदर लेक्चर इन आवर पॉलिटी सीरीज। अब इसको देखने से पहले ऑब्वियसली प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा, बिकॉज आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ बैक रेफरेंसेस। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक पैरेलल टाइमलाइन तो हमने खींच ली, लेकिन उसके साथ कुछ और काम हो रहा था, विच इज बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंप्लीट ऐश और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हमने वहां जाना है। अभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम बहुत बाद में आएंगे, बट पहले हम जाने तो सही कि क्या क्या इन्फ्लुएंस है। तो अभी तक हमने कर ली सारी रेगुलेटिंग एक्ट्स कर ली, बेसिकली चार्टर एक्ट्स, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स कर ली। अब हम आ रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से कैसे क्या बन रही थी। तो 1934 में एम.एन. रॉय जी वाज अ वेरी पॉपुलर कम्युनिस्ट लीडर बैक देन। इनको आइडिया आया कि यार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। बट नाउ कीप इन माइंड द पैरेलल टाइमलाइन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, व्हिच इज जो आपकी जीवाई एक्ट्स। अब मान लो जीवा एक्ट 1935 बोल रहे हैं, नाम यहाँ पे दिमाग में रखेगा 1934 में ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। वेल डन। सो पहला एमसीक्यू जो आपके मोस्टली एग्जाम्स में आता ही है कि हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेल, श्री एम.एन. रॉय। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। देन इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय जी ने सजेस्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने शोर मचाया कि जी हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप दीजिए। अब 1940 में, which is basically known as the August offer, the UK said, in principle they said, ठीक है जी बनवा देंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So what is the name of the document by the British government that agreed to a constituent assembly is the August offer. All right. So in 1942, see 34, 35, 40, 42, क्योंकि अब हमारी पेस काफ़ी बढ़ गई है। पहले हम चल रहे थे 70, 73 से, फिर हमने 30 साल आगे करे, 30, 20 साल का गैप था बीच में, जब तक हम 1935 तक आए। 1909, 1935, 1919, बड़े सारे मतलब हमने बीच में गैप वाले ईयर्स देखे, लेकिन अब हम 2-2 साल के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी स्पीड कॉन्स्टिट्यूशन पर हम पहुंच नहीं वाले हैं। अच्छा जी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये नाम आपको बहुत ज़रूरी याद रखना। क्रिप्स बेसिकली ये आए थे जी 1942 में कि जी हमें प्लान बताने आए थे कि भाई साहब एक काम करो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करके आप अडॉप्ट करा लेना। तो हमारे ये वाले प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने जी कह दिया कि जी राम राम है जी हमारी, कि हम तो नहीं, हमें तो 2 सेपरेट एरियाज चाहिए, जो एक में मुस्लिम एक्सक्लूसिवली रहे, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक चाहिए हमें, और एक में आप लोग अपना जो भी काम करना आपने कीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। So which proposal, or rather who brought in the proposal that was rejected by the Muslim League? So Stafford Cripps. So this was in 1942. Now since this was rejected in 1942, then we come to 1946. देखिए अब 4 साल फिर बीत गए। 4 साल के अंदर फिर एक कमीशन आई, एक बेसिकली एक कैबिनेट मिशन आई। पहले तो सिर्फ एक बंदा आया था, दैट इज क्रिप्स। अब क्रिप्स के साथ साथ दोनों एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो एक तो भैया जी थे सर लॉरेंस, एक थे जी सर क्रिप्स, और सर एक थे सर ए.वी. अलेक्जेंडर। तो मैं उनको ऑडियो वीडियो अलेक्जेंडर बोल देता हूँ कभी कभार अपने दिमाग में याद रखने के लिए। सो ऑलवेज मेक ट्रिगर्स। Triggers is basically something that reminds your mind of the actual answer, because otherwise the information is, well, it's quite huge. So how do we remember all of that? Now, time for a shameless advertisement. If you want all of this in a very condensed manner for LLB entrances especially, you can check out our legal course for DU. Otherwise, everything, past year question papers, UPSC optional syllabus, question papers, everything, including links to all the books, are given in the description. Now come back. नवंबर 1946 को, अच्छा एक सेकेंड, ये कैबिनेट मिशन आया। तो इन्होंने जी अब कहा कि अच्छा जी चलो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अभी नहीं बना रहे हम, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कह रही थी कि जी 2 अब एरियाज बनाएंगे तो ऑब्वियसली 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज आप सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। सो दे स्टिल रिजेक्टेड इट, ये बात याद रखनी, दे डिडंट एक्सेप्ट इट, बट बेसिकली द प्रपोजल वाज सो गुड दैट द मुस्लिम लीग सेड यार ओके चलो अभी तो काम शुरू करें, बाद में देख लेंगे, नेगोशिएशन दोबारा करनी होगी तो कर लेंगे। सो द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस। सो देयरफॉर इन नवंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was given approval कि जी हाँ जी बना लो। So we are at now entering into complete ash mode. Complete ash mode? No. Constituent assembly. Original number of seats 389, split into 93 of princely states and 296 of British India. British India मतलब जो सारा का सारा यहाँ पे, अब इन्होंने बेसिकली ये बांट दिया था कि जी आप प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के नवाबी
थे ना, नखरे थे कि जी हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तो उन्होंने कहा चलो आपको थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा था। चलो पैसा भी ज़्यादा हो या ना हो, बट दीज आर ऑल पॉलिटिक्स। सो ब्रिटिश इंडिया वाली जो 296 की जो सीट्स थी उनको 3 में डिवाइड किया था, जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो जनरल वाले के लिए जनरल पॉपुलेशन। अच्छा अब यहाँ से कुछ याद आ रहा है? सीएमई कह रहा हूँ, हाँ, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे जी? मिंटो, राइट। पहले वाले वीडियोस में हमने कवर किया हुआ, और मुझे थोड़े बहुत पसीने आ रहे हैं क्योंकि पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है इन 47 डिग्रीज, अदरवाइज तो ऑडियो इज नॉट रियली गुड। तो अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी आप अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी सीट दे दिए, रफली स्पीकिंग 1 सीट पर 10 लाख और 1 सीट पर मिलियन, दैट्स व्हाट इट सेड। अब ये जो मेंबर्स जो थे जो इन सीटों पे बैठने थे, दे वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, एंड दीज गाइज 296 वाले, दे वर टू बी इलेक्टेड, but by who? By the general people? No, not by us guys, but from members of the provincial assemblies indirectly, who themselves were on limited franchise. अब ये बोलने में तो बड़ा अच्छा है, what is limited franchise, but what is limited franchise? Homework for you, try it, I'll explain it in the further videos कि limited franchise क्या है, क्योंकि थोड़ा सब बहुत काम आप करेंगे तभी ये कुछ याद रहेगा। limited franchise was provided by GOI Act 1935। तो हमने जी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज को बिठाया, अब इन्होंने इनको बिठा दिया, तो क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ? They were partly indirectly elected, ये भी MCQ आता है, and there some of them were nominated. So indirectly elected and nomination is well the correct option if it's framed like that. So therefore, if you don't know the theory well, the questions, मतलब endless permutation and combination can be made of a question. So we need to watch out exactly what we are doing. Okay. Then अच्छा ये इलेक्शन हो गया जी। इलेक्शन के अंदर अच्छा अब इलेक्शन किसका होना था? 296 वाला, राइट। तो उसमें से जी 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीत ली और ये बाकी जी मुस्लिम लीग ने जीत ली, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हुआ। अनदर थिंग, अच्छा प्रिंसली स्टेट स्टेड अवे फ्रॉम दिस इलेक्शन, मोस्ट ऑफ देम लाइक नहीं चलो देख लेंगे, सोच लेते हैं, अभी नहीं मन कर रहा, शायद होगा। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट ऑन LLB एंट्रेंसेस, वॉच आउट फॉर दिस। ऑलराइट, नाउ वी कम टू ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले बैठी कब? इलेक्शन तो हो गया, सब काम हो गया, December 9, 1946, crucial date, but Muslim League said sorry buddy, not happening, we want a separate Islamic Republic of Pakistan, तो हम तो नहीं बैठ रहे इसके अंदर। So only 211 members sat for the initial meeting on December 1946। अब यार अब सारे मेंबर तो नहीं आए ना, जब सारे मेंबर नहीं आए तो फिर प्रेसिडेंट किसको बनाए, क्योंकि उन्होंने आपस में चुन के प्रेसिडेंट चुनना था, तब तो सारे तो आए नहीं, तो सबकी मर्जी कैसे रिप्रेजेंट होगी। सो व्हाट डू वी डू? वी अपॉइंट Sachidanand Sinha, who was the oldest member of that very assembly, as the temporary president. So be careful, if the question comes temporary president, Sachidanand Sinha. If it's the president, then it is Rajendra Prasad. So जब बाद में जब वो सारे मिल गए होंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी को इन्होंने इलेक्ट कर लिया। अब 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक नहीं था, एक थे जी HC मुखर्जी और एक थे VT कृष्णमाचारी, राइट। 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, नाम याद रखने से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये दोनों ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, कभी कभार यहीं पे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट्स आपने दोनों यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है जी। अच्छा फिर हम आ रहे हैं December 13, 1946 में, हमारे प्रियम्बल का जन्मदिन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था कि जवाहरलाल, और किसने किया था? अनदर MCQ, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब अब हम यहाँ बैठे क्यों हैं, मतलब ये हमने असेंबली तो बना ली, ऑब्वियसली वी नीड टू ले डाउन ना व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू। सो इन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे मतलब मोस्टली कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, किस दिशा में बनाएंगे, सब कुछ इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। तो उसके अंदर एक ये शब्द थे, वी विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। तो इन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन, अगर आपको प्रियम्बल याद हो, वी द पीपल सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो तो 42nd अमेंडमेंट के बाद अमेंड हुआ था, बट उससे पहले ओरिजिनल क्या था? अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का MCQ आ गया तो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक याद करेंगे। और 42nd अमेंडमेंट से पहले क्या क्या प्रियम्बल में था, जब हम प्रियम्बल डिस्कस करेंगे तब हम वो ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो जी December 13, 1946 ने इन्होंने मूव किया ये रेजोल्यूशन, जनवरी 22 को अडॉप्ट हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि अभी तक तो प्रिंसली स्टेट्स हैड स्टेड अवे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आते चले गए कि चलो अब बैठ ही लेते हैं। अब तुमने दिस इज इन लीगल टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज फेट अकॉम्प्लाई। फेट अकॉम्प्लाई मीन्स अब समथिंग यार अब हो ही चुका है ना, मतलब किस्मत को एक्सेप्ट कर ही लें, जैसे वायरस के साथ जी एक्सेप्ट कर ही लें कि जी ये तो रहनी है,
माइट एज वेल मूव ऑन विद आवर लाइव्स, राइट? सो फेट कॉम्प्लाई हो गया तो प्रिंसली स्टेट्स भी आने लग गए। तो अब माउंट बैटन प्लान जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में रहा था, of 3rd June 1947 was adopted. That led to the Indian Independence Act of 1947. So most joined, including all the Muslim League members. Then did we get into the partition mode. But हमने वो पूरी partition की डिटेल तो नहीं करनी है। अब आप इन्फ्लुएंस देखिए, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये सब तो हमने रट्टे मारने के लिए पढ़ लिया, लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आज जिस स्थिति में है वो कैसे बनी, वो क्यों बनी। क्योंकि हर किसी की, लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन अपब्रिंगिंग, बायस, ग्रूमिंग, upbringing, your parents, your values that have been inculcated into your system, so do I. And we are the net result of all of our experiences in life. So therefore, this constitution is being influenced by starting somewhere from 1935, but उससे पहले भी 1919, उससे पहले the Council Act। तो वहाँ से हम जो वॉरेन हेस्टिंग्स के ज़माने से हम नीचे आते थे, रॉबर्ट क्लाइव गिरा था, क्लाइव से आए, हेस्टिंग्स से आए, बेंटिक से आए, बेंटिक से किस पे आए? प्रीवियस वीडियोस सब कुछ मैं बताते रहूँगा। स्पून फीडिंग हमारे यहाँ चलती नहीं है थोड़ी सी। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए, तो अगले लेक्चर में हम आगे चलेंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, देयर इज अ टेस्ट सीरीज आल्सो अवेलेबल फॉर पॉलिटी, जिसमें हर हफ्ते एक नया टेस्ट आता था। एज ऑफ राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, बट इफ यू वॉच दिस लाइक 1 to 2 years down the line, then obviously all tests will be ready in there. Everything is in the description. Wishing you all the very best, and now see you in the next one. ठीक है जी, we are now in chapter 2 of our book. All right, take care, bye.